मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरी ही रुख पर जा रही हैं, तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने जाते। मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे ये शिकायत की है? जरा मैं भी तो सुनूं। वकील, कोई हो, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैंने इन्हें कहीं घूमते देखा है तो मैं मुंह ना दिखाऊं। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारी मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले। तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्त की बात पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊं। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने के वजह से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछा, सो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह ना खाली हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे। समझ गई कि ये लोंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें मुझे वहां जाना भी ना पड़े और कोई इल्जाम भी सिर पर ना आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे ही लिए जगह ना होगी। मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वे बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज़्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्गी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्राय सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम, मैं क्या जानूं। कहने लगी कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मणी, तूने कहा नहीं कि मैं नहीं जाता। मनसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर वह जब भी माने भी। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। जे बेचारी भूल से कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीज मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठाकर दे देती है। रुक्मणी, तू ये त्रिया चरित्र क्या जाने, जे उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मणी जल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का सुअवसर वह हाथ से ना जाने देती। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वह चाहती थी कि ये सिखावन की बातें कहें, जहाँ मैं बोलूँ वहाँ सुधारे, जब सब कामों की देख रेख करती रहे। पर रुक्मणी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मणी,
मनसाराम को घर से निकाले देती हो, तीज पर कहती हो मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा, क्या तुमसे इतना भी देखा नहीं जाता? निर्मला, दीदी जी तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी आंखें फूट जाए अगर उसके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मणी, क्यों व्यर्थ कसमें खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर लीवा लाए। अब इसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रखे देते हो। अगर लड़का का बाल भी भांका हुआ तो तुम जानोगी। वह कभी बाहर नहीं रहा तो उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की। जहाँ बैठता है वही सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी, वहाँ किसे फिक्र है कि इसने खाया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा? मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जे कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत ये विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी, उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हर्ज न होगा। दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक ये बात ना मालूम थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था। वह अब नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप सा लौट गया। त्योरियां बदल कर बोले, वे कब से पढ़ रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका ये रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमति हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हर्ज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हर्ज होता हो तो जाओ। बहुधा जब वह खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान ना हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मगन हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों ना इस लोंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल तो ये महारानी इतनी खुश दिखाई देती है, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया ना रहता था। भनाव चुनाव भी ना करती थी, पर अब देखता हूँ कि काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दे, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं। कहीं इसने भांप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका हर्ज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा, कुछ ज़्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं। जे तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, ये बात तो नहीं। वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन ज़रा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से ना पढ़ाएगी।
मुंशी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूंछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है जग कई बार। निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय ना समझी, बोली, पहले तो शाम ही को पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसीलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी, इसी ने जे आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी ज़रा ही देर हुई, धमका कर गई हैं। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। बोले, मैं नहीं समझता, बोर्डिंग का नाम सुनकर क्या लोंडे की नानी मरती है, और लड़के खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे। जे उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक जे दिल लगाकर पढ़ता था, जे उसी मेहनत का नतीजा है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से इसे सैर सपाटे का चस्का पड़ चला है। अगर अभी से रोकथाम ना की गई तो पीछे करते धरते ना बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था, मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़ 10 मिनट में आने का वादा करके बग्गी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के जहाँ जा पहुँचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके जहाँ एक लड़के की भी जगह खाली न थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए। इसलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो भी मंसाराम को जगह न मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से साबिका रहता था जो लोभवश असंभव का भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते हैं। समझे, शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए। पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी, ये कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मंसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दे। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मंसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद इस 12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मंसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने की चेष्टा करते। पर किसी स्कूल में जगह न थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया। अब 2 ही उपाय थे, या तो मंसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थी। मुफस्सिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मंसाराम को कभी घर में जाते ना देखा, जहाँ तक कि अब वह खेलने भी न जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे। खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धारें निकलती थी, लेकिन मंसाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता। उसका आत्म अभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था।
वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन ना देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह खुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है मुंशी जी, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम, दुर्बल तो नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी जी, ऐसा ही था। रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा? अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गंवारीन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिलाकर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के किए ना हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए। जे नहीं कि घर से कोई नाता ना रखो। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों की देख रेख क्या करेगी? जे तुम्हारा काम है।